अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? होपफुली प्रीवियस लेक्चर्स आप लोग को मिल गए होंगे और प्रिपरेशन भी आप लोगों की स्टार्ट हो गई होगी। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो न्यू टॉपिक है फ्री कंसेंट। ठीक है जी। फ्री कंसेंट किसे कहते हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उन्हीं चीज़ों को आज हम सब यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। बेटा, कानून कहता है कि जब भी पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो जो उनके दरमियान में कंसेंट होनी चाहिए वो फ्री होनी चाहिए। बट द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज मीन बाय कंसेंट। कंसेंट कहते हैं रजामंदी को, यानी आपस की बाहमी रजामंदी से कॉन्ट्रैक्ट करें पार्टीज। उनकी रजामंदी क्या होनी चाहिए बेटा? ये यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ फ्री। उनकी रजामंदी होनी चाहिए फ्री, यानी आज़ाद रजामंदी होनी चाहिए। किसी किस्म की कोई ज़बरदस्ती ना हो, कोई फोर्सफुली नहीं होना चाहिए। अब कानून कहता है कि अगर एक पार्टी ने दूसरी पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट करवाया और उसमें उस पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं थी, ज़बरदस्ती से कॉन्ट्रैक्ट करवाया, तो कानून कहता है कि हमारी नज़र में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, वॉइडेबल। तो जो हमें समझ में यहाँ पे ये आया कि कंसेंट फ्री होना ज़रूरी है। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस, हालात, सिचुएशन हो सकती है कि जहाँ पर पार्टीज की कंसेंट फ्री नहीं होगी। यानी हम समझेंगे ज़बरदस्ती से कॉन्ट्रैक्ट करवाया। तो बेटा ये आपको पॉइंट A, B, C, D, E 5 चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक को हम कहते हैं कॉरिजन, एक को हम कहते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस, एक को हम कहते हैं फ्रॉड, एक को हम कहते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन और एक को हम कहते हैं मिस्टेक। कानून कहता है कि जब भी पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो ये 5 चीज़ें पार्टीज के दरमियान में एग्जिस्ट नहीं होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई एक भी चीज़ पाई गई, पॉइंट नंबर ए हुआ या बी हुआ या सी हुआ या डी हुआ या ई हुआ, तो कानून कहता है कि हमारी नज़र में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। अब ये पांचों चीजें बस समझ लीजिएगा, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होनी चाहिए पार्टीज के दरमियान। नंबर 1 आपको क्या नजर आ रहा है? कॉरिजन। बेटा कॉरिजन का मतलब ये है, उर्दू में हम कहते हैं जबरन। अगर एक पार्टी ने दूसरी पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट करवाया, जबरन करवाया, फोर्सफुली करवाया, तो कानून कहता है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, क्योंकि उसकी यहाँ पे रजामंदी शामिल नहीं। अब आप जबरन कितने तरीकों से करवा सकते हैं? एक तो तरीकाकार ये है जबरन का कि अगर आपने किसी को मारा पीटा और मार पीट कर उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया, तो कानून कहता है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, क्योंकि उसकी यहाँ पे रजामंदी नहीं है। फिर कानून कहता है कि अगर आपने किसी से गन पॉइंट पे साइन करवाया, तो यहाँ पे भी उसकी रजामंदी नहीं है और कानून की नजर में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड नहीं होगा। फिर कानून कहता है कि अगर आपने किसी को धमकी दी
और उसके बेटे को मारने की धमकी दी, किडनैप करने की धमकी दी, शूट करने की धमकी दी और कहा कि कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो, तो कानून कहता है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड नहीं होगा। फिर कानून कहता है कि अगर एक पार्टी खुद कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही बट दूसरे से करवा रही है, कानून कहता है ऐसा भी वैलिड नहीं होगा। एग्जाम्पल दे दूं मैं, मिस्टर फरजाद मिस्टर उसामा से कहते हैं कि मिस्टर अली से कॉन्ट्रैक्ट कर लो। मिस्टर फरजाद मिस्टर उसामा से कहते हैं कि मिस्टर अली से कॉन्ट्रैक्ट कर दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा, ये गन पॉइंट पे साइन करवा। अब मिस्टर फरजाद खुद तो नहीं कर रहे बट मिस्टर उसामा और अली का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो कानून कहता है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी, हालांकि यहाँ पे मिस्टर अली ने कोई ऐसा काम नहीं किया, ना ही धमकी दी। ये धमकी कौन दे रहा है? फरजाद दे रहा है, तो कानून कहता है हमारी नजर में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड नहीं होगा। तो ये जो बेटा मैंने 3-4 चीजें आपको बताई, ये तीनों चारों चीजें थी वो फोर्सफुली थी, जबरन थी, जबरदस्ती थी, तो इसको हम क्या कहते हैं? कॉरिजन। ठीक है जी। इसके बाद आ जाता है बेटा हमारे पास अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब यहाँ पे ये है बेटा कि जब एक पार्टी डोमिनेंट प्लेस पर हो और दूसरी पार्टी लेस डोमिनेंट, जब एक पार्टी डोमिनेंट प्लेस पर हो और दूसरी पार्टी लेस डोमिनेंट हो, तो जो डोमिनेंट प्लेस पर है, जो स्ट्रॉन्ग पार्टी है, वो लेस डोमिनेंट वाले का फायदा उठाती है, जिसको हम कहते हैं अनफेयर एडवांटेज गेन करना। जो स्ट्रॉन्ग पार्टी है वो वीक पार्टी को कहती है भाई कॉन्ट्रैक्ट करना ही करो वरना आप यहाँ से चले जाए, क्योंकि वीक पार्टी वहां पर मजबूर होती है, वो चाहती है कि यार मेरे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, मेरा फायदा हो जाए थोड़ा सा। लेकिन स्ट्रॉन्ग पार्टी कॉन्ट्रैक्ट से अनफेयर एडवांटेज गेन कर रही है। इसमें मैं चंद चीज़ आपको बता दूं कि किस तरीके से जो है वो स्ट्रॉन्ग पार्टी वीक पार्टी से जो है वो चीज़ें गेन करती है। सपोज करें एक विडो खातून है और वो विडो खातून अपनी बेटी की शादी करना चाह रही है, बेचारी टेनेंट है, किराए के मकान में रहती है, बैंक के पास अगर लोन लेने जाएंगे तो बैंक उनको लोन देगा नहीं, तो वो अपनी सोसाइटी में मनी लेंडर के पास जाती है और उससे कहती है कि जी मुझे 10 लाख का लोन चाहिए। मनी लेंडर कहता है कि जी मैं 35% इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन दूंगा, अपने लेना है ले वरना चली जाए। मार्केट वैल्यू चल रही है 12%, तो कानून के तहत 13 ले लें, 14 ले लें, 15 ले लें, 16 ले लें, 4 या 5% टॉप रेट ऊपर ले सकते हैं, लेकिन डबल और ट्रिपल हम आपको अलाउ नहीं करेंगे, बिकॉज अगर कोई लेगा तो इसका मतलब साफ साफ है कि आप उससे अनफेयर एडवांटेज गेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो उस मनी लेंडर ने उस खातून को, विडो खातून को लोन दिया, वो उसने बेटा अनफेयर एडवांटेज गेन किया है। इसको हम क्या कहेंगे फिर? अनड्यू इन्फ्लुएंस कहेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो फिर इसमें कानून हमसे कहता है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस में जो पार्टीज होनी चाहिए उनका नियर रिलेशनशिप होना चाहिए। नियर रिलेशन में दो चीज आती हैं आपके पास, इनफैक्ट आप तीन भी कह सकते हैं। एक को हम कहते हैं रियल और अपेरेंट अथॉरिटी, एक को हम कहते हैं फाइडेंशियल रिलेशनशिप, और एक को हम कहते हैं पर्सन whose mental capacity is permanent और temporarily effective। तो कानून कहते हैं यहाँ पे जो पार्टीज के दरम्यान में रिलेशनशिप है वो
स्ट्रॉन्ग भी है और वीक भी है। रियल का मतलब है बाप और बेटे के दरमियान में, बाप स्ट्रॉन्ग है, बेटा वीक है। अपेरेंट अथॉरिटी कहते हैं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, वहां पे भी अब थ्रेट नहीं देते, बट उसे कहते हैं काम करना है करो वरना जाओ। फाइडेशियरी रिलेशनशिप कहते हैं ट्रस्ट बेस, कि जहां पर एक पार्टी दूसरी पार्टी पे ट्रस्ट करती है, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि कुछ मुरीद अपने पीरों पे बड़ा ज्यादा ट्रस्ट करते हैं लेकिन पीर चीट कर जाते हैं, धोखा दे जाते हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा अल्लाह वाला शो करके उसका अनफेयर एडवांटेज गेन कर रहे होते हैं, अगली का तसल्सल करते हैं। इसी तरीके से आप लॉयर और क्लाइंट को कह सकते हैं, कुछ लॉयर्स जो है वो अनफेयर एडवांटेज गेन कर रहे होते हैं अपने क्लाइंट्स, तो ये हो जाता है फाइडेशियरी रिलेशनशिप। और उसके बाद आ जाता है हमारे पास तीसरा पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटी इज टेम्पोरली और परमानेंटली अफेक्टेड, डॉक्टर और पेशेंट, पेशेंट और अटेंडेंट, ठीक है, या इसी तरीके से कोई ओल्ड एज पर्सन है, वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकते हैं, जो उनको नेसेसिटीज ऑफ लाइफ प्रोवाइड कर रहे हैं बट उनसे अनफेयर एडवांटेज गेन कर रहे हैं, ये प्रॉपर्टी जो है आप हमारे नाम पे कर दें। तो कानून कहता है हमारी नज़र में ये अनडे इन्फ्लुएंस है, और अनडे इन्फ्लुएंस जो है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं। ठीक है बेटा। फिर कानून कहता है कि अनडे इन्फ्लुएंस में कुछ प्रिजम्पशन आ जाती है। प्रिजम्पशन से आ जाते हैं कि कानून कहता है हम समझेंगे यहाँ पर दोनों पार्टीज इक्वल हैं, मतलब दोनों इक्वली वीक हैं, दोनों इक्वली स्ट्रॉन्ग हैं, दोनों की पावर इन शॉर्ट इक्वली है, ना कोई ज्यादा पावरफुल है, ऐसा नहीं होगा कि एक पावरफुल होगा कि लेस पावरफुल होगा, कि स्ट्रॉन्ग होगा कि वीक होगा। और अगर ये पार्टीज के दरमियान में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हम इसको अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं समझेंगे। तो बेटा वो तीन पार्टीज याद रखिएगा, एक आ जाता है हस्बैंड एंड वाइफ, एक आ जाता है टेनेंट और लैंडलॉर्ड, टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड, और तीसरा आता है क्रेडिटर एंड डेबिटर। इन तीन में कानून कहता है कि हम इनको डोमिनेंट काउंट नहीं करते। अभी तक हम अंडर इन्फ्लुएंस पर ही। फिर कानून कहता है कि वो पार्टी जिसके साथ ज्यादती हुई है, जो जस्टिस लेना चाहती है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर भी होता है और स्ट्रॉन्ग पार्टी पे भी होता है। कैसे? जो वीक पार्टी है, जो केस करेगी कि जी अनड्यू इन्फ्लुएंस मुझसे गेन किया है, अनफेयर एडवांटेज गेन किया है, तो उसको भी तीन चीजें प्रूफ करना पड़ती है अदालत में। एक चीज ये प्रूफ करना पड़ेगी कि जी मैं लेस डोमिनेंट था, अगली पार्टी डोमिनेंट। दूसरा ये प्रूफ करना पड़ेगा
कि जी मुझसे अनफेयर एडवांटेज गेन किया है, और तीसरा किसी हद तक ये भी प्रूफ करना पड़ता है कि जो ट्रांजैक्शन थी वो अनरीजनेबल, जिस तरीके से पीर और उसका मुर्शिद, तो वो अनरीजनेबल ट्रांजैक्शन हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग पार्टी को सिर्फ ये प्रूफ करना पड़ेगा कि जी जो मैंने एडवांटेज लिया है वो अनड्यू एडवांटेज नहीं है, वो बिल्कुल जायज एडवांटेज है, सही एडवांटेज। और कानून कहता है कि अगर साबित हो जाता है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है, एडवांटेज लिया है, अनफेयर एडवांटेज गेन किया है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में बेटा कि जिस पार्टी ने जो लेस डोमिनेंट थी, अगर उसने कोई फायदा उठाया तो उसको भी वापस देना पड़ेगा, और अगर स्ट्रॉन्ग पार्टी ने कोई फायदा उठाया तो उसको भी वापस देना पड़ेगा। समझ में आ गया? यानी लेस पार्टी को भी रिस्टोर करना पड़ेगा, लेस सॉरी वीक पार्टी को भी रिस्टोर करना पड़ेगा, और स्ट्रॉन्ग पार्टी को भी बेनिफिट रिटर्न करना पड़ेगा। इन्हें वीक पार्टी को जो बेनिफिट रिटर्न करना पड़ेगा वो स्ट्रॉन्ग पार्टी को रिटर्न करना पड़ेगा, और स्ट्रॉन्ग पार्टी ने अगर कोई लिया तो वो वीक पार्टी को वापस रिटर्न करना पड़ेगा। फिर कानून कहता है कि भाई अगर स्ट्रॉन्ग पार्टी ये साबित कर दे ये चीजें, तो हम समझेंगे कि फिर उसने अनड्यू इन्फ्लुएंस क्रिएट नहीं किया, अनफेयर एडवांटेज नहीं लिया। अगर वो चीजें क्या कर दे, साबित कर दे कि उसने वीक पार्टी को पूरा कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बता दिया था कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह है, मुझे ये फायदा मिल रहा है, अब तुम्हारी मर्जी है, तुम करना चाहो नहीं करना चाहो। इन्हें फुल डिस्क्लोजर दे दिया था, और इसके बावजूद दीगर पार्टी अगर कॉन्ट्रैक्ट करती है तो फिर कानून कहता है कि ये अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है। प्राइस रीजनेबली ली है उसने। सपोज करें आप एक बैंक के पास जाते हैं रिसेशन में, वैसे बैंक आपको 15% पे लोन दे रहे हैं, यहाँ बैंक ने आपको 25% पे दिया। अदालत में बैंक ये कह सकता है कि जो प्राइस थी वो एडिक्वेट थी, बिकॉज मैंने सिर्फ इन्हीं को 25 पे नहीं थे, जितने कस्टमर मेरे पास मेरे क्लाइंट आ रहे थे लोन लेने के लिए, मैंने सबको ही 25% पे दिए, और सारे बैंक ही 25 पे दे रहे हैं बिकॉज रिसेशन चल रहा है मार्केट में। तो फिर ये भी अंडर इन्फ्लुएंस नहीं हुआ। तीसरा, जो डोमिनेंट पार्टी थी स्ट्रॉन्ग पार्टी, उसने वीक पार्टी को ऑप्शन दिया इंडिपेंडेंटली चॉइस का। यानी जो स्ट्रॉन्ग पार्टी थी उसने वीक पार्टी से कहा कि भाई आप मशवरा कर लें और लोगों से ओपिनियन ले लें कि ये कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए फायदेमंद है नुकसानदेह है, उसके बाद मेरे पास आइएगा। अगर आपको लगता है कि मैं आपसे अनफेयर एडवांटेज गेन कर रहा हूँ तो आप मत करें, सबसे मशवरा कर लें। ये एडवाइस दे दी और इंडिपेंडेंटली दी कि खुली छूट दे दी, उसके बावजूद अगर वीकर पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करती है तो कानून कहता है ये अनफेयर एडवांटेज अब नहीं हुए, क्योंकि आपको चॉइस दे दी थी ना उसने। समझ में आ गया? तो बेटा ये था हमारे पास अनड्यू इन्फ्लुएंस। इसके बाद आ जाते बेटा हमारे पास फ्रॉड।
उर्दू में इसका नाम है धोखा। फ्रॉड का मतलब ये है बेटा, किसी को कन्विंस करना कॉन्ट्रैक्ट के लिए, मुआहदे के लिए, उसको घेर कर लेकर आना और उसको ये तासुर देना कि वो कॉन्ट्रैक्ट उसके लिए बहुत ही फायदेमंद है, लेकिन हकीकतन वो कॉन्ट्रैक्ट उसके लिए नुकसानदेह होता है। और वो पार्टी जो दूसरी पार्टी को घेर कर लेकर आ रही होती, कन्विंस कर रही होती है, हरे बात दिखा रही होती है, उसका मकसद ये होता है कि मेरा फायदा हो जाए और अगले का क्या हो जाए, नुकसान हो जाए। इसको हम कहते हैं बेटा फ्रॉड। फ्रॉड बेटा आप आप खुद भी कर सकते हैं, अपने एजेंट के थ्रू भी करवा सकते हैं, या थर्ड पार्टी के थ्रू भी करवा सकते हैं। कानून की नजर में अगर आप ये अमल अंजाम देंगे, ये एक्ट परफॉर्म करेंगे, तो कानून कहता है कि हम इसको फ्रॉड समझेंगे। कौन से एक्ट? जिसमें से पहला एक्ट क्या आता है, कोई ऐसी सजेशन या स्टेटमेंट देना जो आपको पता है कि झूठी है, गलत है, अनट्रू है, तो कानून कहता है कि आप अगले के साथ झूठ बोल रहे हैं, ये फ्रॉड है। सपोज करें आपके पास कुछ गुड्स हैं, कुछ प्रोडक्ट हैं, आप अगली पार्टी को कहते हैं कि यार ये मैंने इंपोर्ट किया है, और उसको महंगे दामों में बेच देते हैं, बट इन रियलिटी वो पाकिस्तान के अंदर ही मैन्युफैक्चर्ड हुई है, पाकिस्तान के अंदर ही बनी हुई, उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन। तो कानून कहता है कि आपने जो उसको इंपोर्ट की स्टेटमेंट थी वो गलत थी, ये आपने उसके साथ फ्रॉड किया। फिर कानून कहता है कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्ट में जो कि अगली पार्टी को बताना जरूरी थी, कंपलसरी थी, नेसेसरी थी, जिससे उसके डिसीजन मेकिंग में, जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करने जा रही है आपके साथ, इसके डिसीजन मेकिंग में फर्क पड़ सकता है, मगर आप नहीं बताते, जो कि आपको बतानी चाहिए। उसके डिसीजन मेकिंग में उससे फर्क पड़ सकता था, वो कॉन्ट्रैक्ट कर भी सकता था, नहीं कर सकता था, और आपने नहीं बताया, तो कानून कहता है आपने उसके साथ फ्रॉड। सपोज करें आप किसी यूनिवर्सिटी में एज एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं, एडमिन ऑफिसर हैं, आपने यूनिवर्सिटी के लिए फर्नीचर परचेज करना है, आप एक फर्नीचर वाले के पास जाते हैं और उससे जब फर्नीचर लेते हैं और फर्नीचर वाला आपसे कहता है कि जी बिल्कुल डिफेक्टिव फर्नीचर नहीं है, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, नया फर्नीचर है, बट जो एक्चुअल चीज़ थी वो था पुराना फर्नीचर। जहाँ जहाँ से दीमक ने खाया तो उसको आपने
छुपा दिया था पॉलिश वगैरह करके, और पॉलिश से आपने नया कर दिया था फर्नीचर। तो कानून कहता है आपको ये स्टेटमेंट देनी चाहिए कि फर्नीचर पुराना है, और फिर अगली पार्टी को ऑप्शन देते वो लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता। लेकिन आपने उससे ये एक्टिव कंसीलमेंट की छुपाया, तो कानून कहता है ये भी आपने उसके साथ किया कि फ्रॉड। फिर कानून कहता है कि अगर आप किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी भी परफॉर्मेंस के लिए, सपोज करें एक शख्स से आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया कि जी मैं आपका ये प्लॉट परचेज करूंगा, और दो तीन पार्टीज आपके पास आ जाती हैं प्लॉट लेने के लिए, मगर ये शख्स चाहता है कि यार ये पार्टी आपसे प्लॉट परचेज न करे और आपको नुकसान करे। यानी इब्तिदा से उसका इरादा होता है कि जो वादा वो करेगा उसको परफॉर्म ही नहीं करना, उसने झूठा वादा करता है, यानी प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। अब वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, कि जी ये प्लॉट मैं आपसे खरीदूंगा, और वो जो तीन चार पार्टीज आई हैं उससे ज्यादा कीमत में आपसे ले रहा है, बट आपसे कहता है कि पेमेंट मैं आपको 2 महीने के बाद करूंगा। सर आपके तो फाइन यार जबरदस्त। जब 2 महीने हो जाते हैं तो वो आप उसके पास जाते हैं कि यार वो पेमेंट तो प्लॉट हो गया था, मुझे तो खरीदना ही नहीं। अब वो जो तीन चार पार्टीज आपके पास एक हैंडसम अमाउंट देने आई थी, इसने उससे भी ज्यादा हैंडसम अमाउंट की बात की, और वो पार्टीज जो थी वो भी चली गई आपके हाथ से, उसने मतलब आपको क्या किया, उसने नुकसान किया। तो कानून कहता है उसका इरादा शुरू से क्या था, परफॉर्मेंस से नहीं था, तो कानून कहता है ये भी आप उसके साथ क्या किया, फ्रॉड। समझ में आ गया बेटा? तो इनको क्या कहते हैं, फ्रॉड। कानून कहता है फ्रॉड के इफेक्ट क्या होंगे अगर आपने किसी के साथ फ्रॉड किया। कानून कहते हैं कि वो पार्टी जिसके साथ फ्रॉड हुआ है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है, उसके पास ये इख्तियार है। अदालत में प्रूफ करे, प्रूफ करने के बाद वो उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या करवा देगी, कैंसिल कर देगी। अच्छा प्रूफ कैसे करेंगे, तो बेटा आप बिजनेस लॉ पढ़ लें, लॉयर नहीं बन रहे, और ना ही एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि प्रूफ कैसे करना है, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपको सिर्फ बताना है कि जो एग्रीव पार्टी है, प्लेंटिफ है, उसके पास ये राइट है कि वो उसको कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है। फिर उसके पास ये भी राइट है कि वो अदालत से कह सकती है कि जी इस पार्टी को बोले जिसने फ्रॉड किया है कि अपनी परफॉर्मेंस पूरी करे, जिस चीज के लिए उसने कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसको पूरा करे। अदालत कहेगी भाई पूरा करो। मैं आपके सामने एक मिसाल रखता हूँ।
सपोज करें आपने एक पार्टी से प्लॉट खरीदा, उस पार्टी ने आपसे कहा कि जी इसमें किसी किस्म का कोई डिफेक्ट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाद में पता चला कि वो प्लॉट एज ए सिक्योरिटी के तौर पर बैंक के पास मॉर्गेज रखवाया गया, तो आप उस पार्टी को फोर्सफुली कह सकते हैं कोर्ट के थ्रू कि जो बैंक्स के ड्यूज हैं वो मॉर्गेज क्लियर करके मुझे ये प्लॉट चाहिए। तो कोर्ट उसको ऑर्डर करेगी जी ये मॉर्गेज क्लियर करो और प्लॉट इसको, तो ये भी आपका हक बनता है। पहला हक क्या है, अगर फ्रॉड हुआ आपके साथ, आप चाहें उससे बोले भाई मेरे पैसे वापस दे। दूसरा आप उसको बोलो जी जो कॉन्ट्रैक्ट तुमने किया वो पूरा करो। अगर उसकी परफॉर्मेंस नहीं हो सकती तो तीसरा जो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, आपका जो नुकसान हुआ है क्लेम फॉर डैमेजेस, वो उस नुकसान को आप उससे ले सकते हैं। मैंने अगर आपकी कोई चीज थी वो खरीद रहा था और उसने वो जो मैंने प्लॉट वाली एग्जांपल दी कि शुरू से उसकी इंटेंशन नहीं थी खरीदनी, तो पता चला मार्केट वैल्यू भी आपकी प्रोडक्ट की कम हो गई, तो आप कोर्ट से कह सकते हैं जी जितना मेरा डैमेजेस हुआ उसको बोले वो पूरा करके दें, अगर ये परफॉर्म नहीं कर सकता तो वो जो डैमेजेस है वो भी आपको पूरा करके वो देगा, ये आपका हक है, आप ले सकते हैं उससे डैमेजेस। फिर कानून कहता है मेयर साइलेंस डज नॉट मीन अमाउंट टू फ्रॉड। आप लोग चाहें तो अपने पास हेडिंग लिख सकते हैं, मेयर साइलेंस डज नॉट अमाउंट मीन टू फ्रॉड। कानून कहता है बाज औक़ात पार्टीज खामोश रहती हैं, तो ये जो खामोश रहना है ना, इसको हम फ्रॉड तस्वुर नहीं करेंगे। क्यों? कानून कहता है कि जब सेलर कोई चीज बेचता है बायर पे, तो बायर की भी ड्यूटी है कि उस चीज को अच्छी तरीके से देखेगा और सेलर को भी बताएगा कि यार ये चीज मुझे इस पर्पस के लिए चाहिए, इस मकसद के लिए चाहिए। अगर सेलर को नहीं बताता, अपनी एक्सपीरियंस अपनी स्किल्स पे भरोसा करके वो लेता है और बाद में वो डिफेक्टिव निकलती है, तो फिर सेलर का नुकसान, सॉरी बायर का अपना नुकसान होगा, सेलर का नुकसान नहीं होगा, ना ही सेलर को वो फ्रॉड के लिए लायबल ठहरा सकता है। दो एग्जांपल दूंगा मैं। सपोज करिए ईद का सीजन है, और आप जाते हैं किसी के पास और उससे कुछ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जानवर खरीदते हैं, आपका एक फार्म फेडरल हाउस, 15-20 जानवर में से 3-4 जानवर बीमार होते हैं, वो नहीं बताता, वो खामोश रहता है, साइलेंट रहता है। तो आपको पूछना चाहिए था उसी वक्त कि यार ये जो मैं जानवर ले रहा हूँ उसको कोई बीमार तो नहीं होगा। ना आपने पूछा ना उसने बताया, अल्फाज मैंने गौर से सुनिएगा, ना आपने पूछा ना उसने बताया, तो कानून कहता है ये फ्रॉड नहीं है। आप पूछ लेते और फिर वो खामोश रहता तो फिर फ्रॉड था। या इसी तरीके से
आपने किसी से कोई राइस खरीदे और अगली पार्टी को पता है कि यार फ्यूचर में इसकी प्राइसेस, उसको प्राइवेट इंफॉर्मेशन मिलती है कि फ्यूचर में इसकी प्राइसेस कम होने वाली है, मगर आप खामोश रहते हैं। आप उसको नहीं बताते तो कानून कहता है हम इसको भी फ्रॉड नहीं समझेंगे। ठीक है जी, क्योंकि फ्यूचर प्राइसेस में मैंने कहा था आपकी ड्यूटी, आपको भी मार्केट में इन टच रहना चाहिए बायर। लेकिन उसके बाद एक्सेप्शन, कानून कहता है कि यही चीजें खामोशी फ्रॉड भी बन जाएंगी। जहां पर फाइडेशी रिलेशन, मतलब अगला आप पर एतमाद करता हो, आप पे ट्रस्ट करता हो, और आपकी प्रायर कंसिस्टेंट डीलिंग चलती हुई आ रही है, माजी में वो आपसे चीजें लेता रहा है, तो कानून कहता है चाहे उसने बोला भी नहीं, बट लेकिन एतमाद के बेस पर, फाइडेशी रिलेशन ट्रस्ट के बेस पर आपसे चीजें खरीदता और आपने उसके साथ धोखा किया, 2 नंबर चीजें दी उसको, तो कानून कहता है ये फ्रॉड है। इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछता है कि यार मैं ये चीज खरीद रहा हूँ, होपफुली ये चीज सही होगी, आप जवाब नहीं देते, खामोश रहते हैं, तो कानून कहता है कि आपको जवाब देना चाहिए था, यस या नो में। अगर खामोश रहते हैं तो उसका मतलब आपने उसके यस में जवाब दिया है कि खराब नहीं है, बाद में वो चीजें खराब होती तो आप ये प्ली अदालत में नहीं ले सकते जी मैंने तो कुछ बोला भी नहीं था, तो कानून कहता आपको खामोश रहना ही यस है। तो 2 जगह मैंने बताया जहां खामोश रहते फ्रॉड नहीं, तो लेकिन 2 जगह ऐसा है कि जहां पर आप खामोश रहते हैं, कानून कहता है ये फ्रॉड है। फिर कानून कहता है, एक लफ्ज आता है हाफ ट्रूथ। हाफ ट्रूथ का मतलब यहाँ पे ये होता है बेटा, आधा सच बताया और आधा झूठ बताया। सपोज करें अगर एक कंपनी है, वो कंपनी कहती है कि जी हमें एवरेज डिविडेंड इतना है हमारा, हम एवरेज डिविडेंड अपने शेयर होल्डर इन्वेस्टर्स को इतने देते हैं, लेकिन ये एवरेज डिविडेंड जो निकाला वो 6 सालों का निकाला, पिछले या 7 सालों का निकाला, तो जो 7 सालों का एवरेज डिविडेंड निकाला वो तो आपको समझ में आ गया, लेकिन 4 साल के बाद 5वें साल, 6ठे साल और 7वें साल कंपनी लॉस में जा रही है, ये उन्होंने नहीं बताया कि पिछले 3 सालों से लॉस में जा रही है, एवरेज बता दिया, और जो पिछले 4 थे उसमें बड़ा जबरदस्त ठीक ठाक कंपनी को प्रॉफिट हुआ, दैट इज वाई वो एवरेज उनका थोड़ा सेट हो गया। तो कानून कहता है अगर आप ये चीजें बताएंगे हाफ ट्रूथ, तो ये भी आप फ्रॉड करेंगे और ये भी फ्रॉड में आएगा। ठीक है बेटा, तो हमने 3 चीजें पढ़ ली, कॉरिजन, अनडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड। बाकी इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ये अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।